नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में आपको पढ़ना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। एंशिएंट एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि इसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को 3rd सेमेस्टर पढ़ाया गया है और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो होगा वो 4th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो उसका सिलेबस थोड़ा सा मतलब कि इसी में कवर कर दिया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे मेडिवल हो मॉडर्न हो, सब ओवरऑल में पढ़ाऊंगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जैसे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया हो गया आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एमजे आर बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए मैं पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पूरा विस्तार से मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो पॉलिटिकल मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो पढ़ना है बीए के 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा अब की बार ऑब्जेक्टिव होने वाली है। उन ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑलरेडी पहले से एक आध दो मॉडल पेपर मैंने दे दिए हैं, ठीक है। और जो आपका एक मेरा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर नाम से, वहां पर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लेक्चर मिल जाएंगे और शुक्ल स्टडी पॉइंट पर इस पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चर्चा करते हैं महामैराथन क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आइए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हाजिर है आपके समक्ष। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में, और चर्चा करते हैं हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न, और ऐसे ही कम से कम 4 या 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सब कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, मतलब पहले का पहला, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको अति लघु उत्तरीय मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। यूनानी राजनीतिक चिंतन की 4 विशेषताएं बताएं। प्रश्न आपका है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ये बढ़िया प्रश्न है आपका। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की 4 जो विशेषताएं रही वो कौन कौन सी रही। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, 50 शब्दों में प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होता है, ठीक है, लेकिन मैं समझा करके बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा उत्तर हो जाएगा। उत्तर लिखेंगे, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन पश्चिमी दर्शन यानी कि जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसकी एक आधार का काम करता है, एक नींव का काम करता है। इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो कि पूछी गई हैं परीक्षा में। तो आइए उसी जो है कि मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि पहली विशेषता है नगर राज। नगर राज यानी सिटी स्टेट। अच्छा, इसको यूनानी भाषा में पोलिस कहते हैं, नगर राज्य को, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू? पोलिस कहा जाता है, पोलिस, ठीक है। पोलिस शब्द से बना हुआ है क्या? पोलिस शब्द से बना हुआ है नगर राज्य, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? पोलिस शब्द या फिर ये ऐसा ऐसा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो पोलिस शब्द से बना हुआ जिसका मतलब होता है नगर राज्य, इसी पोलिस शब्द से बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहले राज्य का उपयोग जो है वो नगर राज्य के लिए बेसिकली किया जाता था। तो नगर राज्य का केंद्र रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल जो चिंतन रहा, उसकी एक प्रकार से पहली विशेषता क्या है? नगर राज्य का केंद्र। यूनानी विचारक मनुष्य के जीवन को नगर राज्य यानी पॉलिस से अलग नहीं मानते थे। उनके लिए राज्य और समाज एक ही हुआ करता था। समाज और राज्य दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये किसका मानना था? यूनानी चिंतकों का, जो प्राचीन चिंतक है उनका। और वो पॉलिस शब्द के रूप में या नगर राज्य के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है, राज्य शब्द को। दूसरी विशेषता रही है यूनानी चिंतन की नैतिकता और राजनीति का मिलन। आपको यहां पर मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स दोनों को मर्ज करके दिखाया गया है। यूनानी चिंतन में राजनीति का उद्देश्य यानी कि जो पॉलिटिकल का एम रहा पॉलिटिक्स का, वो नागरिकों को सदाचारी बनाना, नैतिकता के पथ पर उनको अग्रसर करना और नैतिक बनाना, यानी कि वो सदाचारी हों और नैतिक बने रहे, वो अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर पाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके लिए सब कुछ जान पाए। तीसरी विशेषता यह है इसकी
विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, वे व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून और विवेक के शासन के श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब कानून और विवेक के शासन को श्रेष्ठ मानते हैं। वो विधि मतलब कि वो किसी व्यक्ति के शासन को उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो एक जो किताब है, जो कानून है, उसके जो है चीजों को एक अच्छा मानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। और अगली विशेषता, चौथी विशेषता दोस्तों, चौथी विशेषता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्राचीन यूनानी चिंतन में। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यानी जनता का शासन है, जनता जब चाहेगी राजा को हटा भी सकती है। यूनानी नगर राज्यों में नागरिक सीधे शासन और न्याय कार्यों में भाग लेते थे। यानी अगर शासन में कुछ बदलाव करना है या न्याय कार्य में कोई मामला है तो जनता सीधे भी उसमें अपना दखल अंदाजी कर सकती थी। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों तिलक उत्तरी का, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। ये कथन बड़ा फेमस है और इसकी व्याख्या कीजिए। सद्गुण ही ज्ञान है, यह प्रसिद्ध कथन महान दार्शनिक सुकरात का है। सुकरात वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो के गुरु जी है सुकरात। ठीक है, प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। तो सुकरात के शिष्य कौन है? सुकरात के शिष्य है प्लेटो, जो कि बड़े फेमस है। प्लेटो की 3 पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। एक पुस्तक है द लॉज, एक पुस्तक है इनकी जो है द स्टेटस मैन नाम की पुस्तक। और तीसरी पुस्तक इनकी है सबसे फेमस, कौन सी? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नाम की पुस्तक भी प्लेटो की। तो ये 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं। ठीक है, प्लेटो को एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्लेटो ऐसे विद्वान है दोस्तों जो कि आदर्श राजा की कल्पना करते हैं और आदर्श राजा की बात करते हैं, एक फिलोसोफर यानी कि एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं, दार्शनिक राजा की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो का साम्यवाद बड़ा फेमस है, साम्यवाद। तो प्लेटो बहुत ही विद्वान आदमी थे। द रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने न्याय के बारे में बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, राजा कैसे होना चाहिए उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है, सब कुछ इन्होंने बारीकी के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, और एक जो है साम्यवाद की, राजा और सैनिक वर्ग का साम्यवाद, यानी राजा को, एक राजा को और एक राजा को बेटा और सैनिक वर्ग को, ये जो है धन या संपत्ति नहीं रख सकते। यानी राजा का खुद का परिवार ना हो और ना ही उसकी जो है संपत्ति कोई अपनी हो। यानी राजा और सैनिक को परिवार के मोह माया से दूर रहना चाहिए। परिवार और धन के लोभ और मोह दो चीजें हैं, लोभ धन का, मोह परिवार का नहीं होना चाहिए सैनिक वर्ग को और राजा वर्ग को। राजा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, ये सब चीजें प्लेटो ने बताई। प्लेटो के शिष्य थे, उनका नाम था क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु बड़े फेमस व्यक्ति हैं, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी है प्लेटो ने, सॉरी अरस्तु ने, और इसीलिए अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक भी कहा जाता है। तो ये बात ध्यान, उन्हीं के गुरु जी हैं सुकरात, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं सुकरात साहब ने, यानी कि अरस्तु के गुरु थे सुकरात। ठीक है, और इन्हीं सुकरात भाई साहब ने क्या माना? सुकरात साहब ने कहा कि क्या? वर्च्यू इज नॉलेज, यानी कि क्या है? वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात का मानना था कि जिस व्यक्ति को सत्य और न्याय का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है और न्याय क्या है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका वास्तविक ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह कभी भी बुरा कार्य नहीं कर सकता है। वर्च्यू इज नॉलेज इन्होंने इसीलिए बोल दिया था। उनके अनुसार ज्ञान केवल तथ्यों को रटना नहीं होता कि आपने कोई चीज रट लिया कि भाई अकबर का जन्म इतने में हुआ था, अकबर ने जो है युद्ध जीता, बाबर ने युद्ध जीता, चोल पांडे, मतलब आपने जो रट लिया वो सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि यह समझना जरूरी होता है वास्तविक ज्ञान में कि जीवन जीने के लिए क्या कल्याणकारी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यदि कोई व्यक्ति साहस, न्याय और संयम के गुणों को जानता है तो वह स्वतः ही ज्ञानी बन जाता है। अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल पा जाता है, वह संयम के गुणों को जानता है, वह साहस के बारे में जानता है, वो न्याय करना जानता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है, तो वह व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा ही ज्ञानी है। ठीक है, ऐसा सुकरात बताते, बिल्कुल सही बात है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सही कार्य करने की प्रेरणा ज्ञान से ही आती है और अज्ञान ही समस्त बुराई की जड़ होती है। यानी अज्ञानता समस्त बुराई की जड़ है और ज्ञान से जो है जो सही कार्य होता है उसको करने का मोटिवेशन हमको प्राप्त होता है। तो ज्ञान के द्वारा ही हम सही कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते दोस्तों और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आपके पास चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैंने चले आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की धारणा, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, इसको लेकर के प्लेटो का साम्यवाद बड़ा फेमस है। मैंने अभी अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चंस के अंतर्गत बताया कि प्लेटो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने साम्यवाद की अवधारणा दी। प्लेटो का साम्यवाद केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए है, यानी जो राजा हो ना तो वो संपत्ति रख पाए और ना ही संपत्ति निजी संपत्ति राजा की और सैनिक वर्ग की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक राजा को निष्पक्षता के साथ अपने जो है चीजों को करना चाहिए और ऐसे सैनिक लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। उत्तर लिखेंगे, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की रक्षा के लिए अभिभावक वर्ग कौन है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। जो लड़ाई लड़ता है सैनिक वर्ग है, जो शासन करता है वो शासक वर्ग है। इसके लिए संपत्ति के साम्यवाद का सुझाव दिया, यानी कि ये लोग संपत्ति नहीं रख सकते ना इनका खुद का परिवार हो। प्लेटो का मानना था कि संपत्ति व्यक्ति के मन में लालच पैदा कर देती है, जिससे वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और लालच के बस में वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाता है और अपने मार्ग से वह भटक जाता है। इसलिए शासक और सैनिक वर्ग, यानी जो लड़ाई लड़ते हैं वो और जो राजा है वो, राजा और सैनिक के पास अपनी कोई निजी संपत्ति, सोना चांदी या घर नहीं होना चाहिए खुद का, ना ही पत्नी का साम्यवाद भी इसमें शामिल है। वे राज्य के द्वारा दी गई व्यवस्था में साझा रूप से रहेंगे और सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे। राजा और सैनिक वर्ग सभी जगहों पर नहीं, वो उनका खुद का कुछ ना हो, वो जहां पर सभी लोग भोजन करते वहीं पर भोजन करेंगे, ठीक है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सत्ता का प्रयोग केवल जन कल्याण के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो, लोक कल्याणकारी हो, वेलफेयर हो, ना कि निजी स्वार्थ के लिए हो। अगर राजा के पास खुद की संपत्ति हो जाएगी या खुद का परिवार हो जाएगा तो वो खुद ही सब चीजों को करने का प्रयास करेगा, अपना पेट भरना पहले चाहेगा। इसीलिए प्लेटो ने यह बात बताई थी और बहुत सही बात भी बताई थी, ठीक है। इसलिए सैनिक वर्ग और राजा वर्ग के पास संपत्ति अपनी खुद की नहीं होनी चाहिए। लोभ और मोह से शासक और सैनिक वर्ग को दूर होना चाहिए। अगले प्रश्न को समझने से पहले अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हमारे तो प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है, आप लिख करके भेज, गुरुजी हम 4थे सेमेस्टर में है, इतना लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। पुराना नंबर बंद हो चुका है, ये नया नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो आप इसी पर एसएमएस कीजिएगा। बाकी और कोई नंबर अभी नहीं चल रहा। 99 जो आपका अगला नंबर था, क्या नाम है, 9161 वाला, पुरानी वीडियोस में आप देखते होंगे, वो बंद हो चुका है, ठीक है। इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में है। जैसे इतना एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। केवल 100 रुपए फीस आपको जमा करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, नोट्स मिलेगा, यानी कि पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपके पास पर्सनली भी नोट्स सेंड कर दिया जाएगा, वैसे ग्रुप में ही नोट्स आपको मिलता रहता है, तो परेशान होने की जरूरत है। 9984 039 139 पर आप एसएमएस करेंगे तो आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। तो मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा करनी है। फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर केवल आपका पॉलिटिकल साइंस का नहीं बल्कि जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सभी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर सब्जेक्ट का आपको भी मिल जाएगा। को करिकुलर का कम से कम आपके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, विद आंसर शीट, यानी आंसर भी साथ में रहेंगे, ठीक है, आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ जो होंगे, जैसे कि जो मेजर सब्जेक्ट है जिनकी परीक्षा कुछ विश्वविद्यालय में लिखित होगी, कुछ में ऑब्जेक्टिव होगी, तो मैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप का जो लिखित पेपर होता है उसका भी नोट, जैसे अभी ये लिखित परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं नोट्स दे रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ। जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी एमसीक्यूज बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिखित एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए पूरा विस्तार से व्यवस्था, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 100 रुपीज फीस में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे हमारे 4th सेमेस्टर का फीस और 5th का एक साथ जमा करना चाहते हैं, उनकी फीस 50 रुपए कम लगेगी, यानी एक साथ जमा करने पर आपका 200 रुपए ना लगेगा। दोनों सेमेस्टर का फीस वैसे 200 रुपए हो जाएगा, एक सेमेस्टर का 100 रुपए, दूसरे सेमेस्टर का 100 रुपए,
ठीक है, 200 रुपए आपके हो जाते हैं, लेकिन ये 200 रुपए आपके नहीं लगेंगे, केवल 150 रुपए फीस जमा करके आप 4th सेमेस्टर में तो नोट्स प्राप्त ही कर पाएंगे और उसके बाद में अगला सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में भी आपका नामांकन कर लिया जाएगा। यानी आपके लिए बेटर है। तो ये ऑफर कुछ ही देर तक है, तो आप इसको अगर चाहे तो इसको ले सकते हैं। आप जो है एसएमएस से तुरंत जुड़ जाए, देर न करें। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न दोस्तों, अरस्तु के वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत क्या है, बताएं। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का अर्थ है राज्य के द्वारा पदों, सम्मान और धन का वितरण नागरिकों की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। यानी कि धन का वितरण जो हो राज्य के द्वारा पदों, सम्मान और धन, चाहे किसी को कोई पद देना हो, चाहे किसी को कोई सम्मान देना हो और या धन देना हो, इनका वितरण जो है नागरिकों के पास अगर योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर इनको चाहे पद दिया जाए, चाहे सम्मान दिया जाए और चाहे धन दिया जाए। यही बात, इसी को वितरणात्मक न्याय है। नहीं, कोई चीज को कैसे बांटा जाए, ठीक है, कैसे बांटा जाए, इसको लेकर के नागरिकों की योग्यता को देखना बहुत जरूरी है, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। अरस्तु का प्रसिद्ध सूत्र यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार ही होना चाहिए। यानी टिट फॉर टैट के समर्थक थे, जैसे को तैसा की बात करते थे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति समाज और राज्य के लिए जितना अधिक योगदान देता है, उसे उतना ही अधिक सम्मान और उतना ही अच्छा पद मिलना चाहिए। यह अंक गणितीय समानता के बजाय ज्यामितीय अनुपात, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन पर आधारित है, ताकि समाज में न्याय बना रहे। यानी कि जितना जो व्यक्ति करेगा उतना ही उस व्यक्ति को चीजें मिलेंगी, उतना ही उसको सम्मानित किया जाएगा, उतना ही उसको धन मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, राज्य सिद्धांत पर सिसरो के क्या विचार हैं। सिसरोज व्यूज ऑफ थियरी ऑफ स्टेट। रोमन विचारक हैं सिसरो साहब। सिसरो के अनुसार राज्य केवल लोगों का समूह नहीं है, केवल व्यक्तियों की भीड़ को हम राज्य कह देंगे, बल्कि यह उन लोगों का संगठन है। राज्य किन लोगों का संगठन है? ऐसे लोगों का संगठन है दोस्तों जो समान कानून, यानी कि एक जैसे कानून और साझा लाभ, यानी लाभ भी एक ही जैसा हो, एक दूसरे को ऐसे कानून बना करके जो भी लाभ होता सभी लोग आपस में बांट लेते हैं, साझा लाभ के लिए एक साथ आए हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का संगठन जो कि समान लाभ के लिए साझा लाभ प्राप्त करते हैं, समान कानून को फॉलो करते हैं और साझा लाभ भी प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों के संगठन को हम राज्य कहते हैं, ऐसा सिसरो का मानना है। सिसरो ने राज्य को एक नैतिक संगठन माना। नैतिक संगठन मतलब मोरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार किया, जो प्राकृतिक कानून से चलता है, प्राकृतिक नेचुरली लॉ पर आधारित है। ठीक है, उनका मानना था सिसरो साहब का कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। क्या नहीं, राज्य का आधार क्या, शक्ति के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य का आधार न्याय होना चाहिए। न्याय प्रिय राज्य ही अच्छा राज्य होता है, ऐसा सिसरो साहब ने कहा। सिसरो ने मिश्रित शासन प्रणाली का भी समर्थन किया। किसका समर्थन किया दोस्तों? मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किसने किया? सिसरो ने किया, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इन तीनों के विचारों को, अच्छे विचारों को समाहित किया गया सिसरो के राज्य की विशेषताओं में। ठीक है, अच्छे तत्व जो है इन तीनों विचारों के, उनको समाहित किया गया ताकि राज्य में स्थिरता बनी रहे, राज्य अच्छे तरीके से आगे बढ़े। सिसरो का विचार था राज्य के बारे में। अगला प्रश्न, एक्विनास, थॉमस एक्विनास द्वारा किए गए कानूनों का वर्गीकरण कीजिए। एक्विनास क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। थॉमस एक्विनास मध्यकाल का अरस्तु आपको कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि मध्यकाल का अरस्तु किसको कहते हैं, तो थॉमस एक्विनास। क्योंकि थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को काफी हद तक आगे बढ़ाया, उनके विचारों को जनता के समक्ष और पहुंचाया और लोकप्रिय बनाया एक्विनास ने। उन्होंने कानून को 4 श्रेणियों में बांटा, विभाजित किया। कौन कौन सी? पहली श्रेणी, पहला कानून होता है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून मतलब कि इसको आप कह सकते हैं इटरनल लॉ, जो ईश्वर की बुद्धि का हिस्सा होता है। यह ईश्वर की बुद्धि का हिस्सा है जो पूरी सृष्टि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं शाश्वत नियम। ठीक है, हमेशा रहता सभी जगहों पर। दूसरा है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। मनुष्य अपने, इसमें क्या होता है, मनुष्य अपने विवेक से शाश्वत कानून के जिस हिस्से को समझ पाता है वह प्राकृतिक कानून है। यानी कि मनुष्य अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से शाश्वत कानून के जिस हिस्से को समझ पाता है, शाश्वत कानून जो ये शाश्वत कानून जो
एक प्रकार से इटरनल लॉ है, जो ईश्वर की बुद्धि का हिस्सा ईश्वर के द्वारा सेट किया गया है। उसको जो ईश्वर की बुद्धि का प्रयोग करके जो इस नियम को बनाया गया, उस नियम को जो भी व्यक्ति समझ जाता है अपनी विवेक अपनी बुद्धि के द्वारा, उस कानून को, उस हिस्से को हम लोग प्राकृतिक कानून या नेचुरली कानून कहते हैं, जो मनुष्य समझ पाता है कि ये प्रकृति ने, भगवान ने किया होगा। तीसरा होता है दैवीय कानून, डिवाइन लॉ, जो धर्म ग्रंथों और ईश्वर के संदेशों के माध्यम से मनुष्यों को प्राप्त होता है। किसके? धर्म ग्रंथों और ईश्वर के संदेशों के माध्यम से मनुष्यों को प्राप्त होता है, उसको दैवीय कानून कहते हैं, जो कि धर्म ग्रंथों में बेसिकली लिखे होते हैं। ठीक है। और चौथा होता है मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ, जो समाज को चलाने के लिए राजा के द्वारा या विधायिका यानी संसद के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आजकल संसद के द्वारा तमाम सारे कानून बनाए गए हैं वो, ठीक है, या तो फिर राजा या विधायिका के द्वारा बनाए गए तो वो कानून मानवीय कानून। दैवीय कानून जो आपके अध्यात्म की पुस्तक में लिखे होते हैं वो कानून, जैसे कि मुसलमानों में शरीयत कानून, हिंदुओं में मनुस्मृति वाला कानून या गीता में जो बातें बताएगी वो सब। ऐसे ही अगला जो होता है आपका प्राकृतिक कानून, जो कि मनुष्य भगवान के द्वारा जो नियम कायदा है उसमें से जो मनुष्य समझ पाता अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, शाश्वत कानून में से वो प्राकृतिक कानून। शाश्वत कानून जिसको एक प्रकार से वो ईश्वर की बुद्धि का हिस्सा है। ठीक है। तो 4 प्रकार के कानून के बारे में बताया था किसने बताया था? थॉमस एक्विनास ने, जिसको मध्यकाल का अरस्तू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संत अगस्टाइन के 2 नगरों का सिद्धांत क्या है? संत अगस्टाइन थ्योरी ऑफ 2 सिटीज। देखिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा संत अगस्टाइन ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसी पुस्तक में अगस्टाइन ने 2 प्रकार के नगरों की कल्पना की। पहला है आपका ईश्वरीय नगर, सिटी ऑफ गॉड, और दूसरा है लौकिक या पार्थिव नगर। ठीक है। ईश्वरीय नगर, सिटी ऑफ गॉड, यह उन लोगों का नगर है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। यहां शांति है और अमरता है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो शांति और अमरता बनी हुई है कहां पर? जो सिटी ऑफ ईश्वरीय नगर जो है, जहां पर ईश्वर ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जो कि जो है उन लोगों का नगर है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। ठीक है। शांति और अमरता बनी हुई है। दूसरा नगर है लौकिक या पार्थिव नगर, सिटी ऑफ अर्थ। यह उन लोगों का नगर है जो भौतिक सुखों और अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। यहां संघर्ष और पतन है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगस्टाइन के अनुसार अगर देखें दोस्तों, अगस्टाइन के अनुसार चर्च ईश्वरीय नगर का प्रतीक है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य लौकिक नगर का है। अंततः ईश्वरीय नगर की विजय निश्चित होती है। ये बात यानी ईश्वरीय नगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लौकिक नगर जो ये नश्वर है, कभी भी भंग हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका दोस्तों? प्रश्न है पुनर्जागरण यानी रेनेसा क्या है? समझते हैं इसको भाई। रेनेसा, पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागना है, दोबारा से जो है चीजें अच्छी होना। यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में आया एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने मध्यकाल के अंधकार को समाप्त कर दिया। चूंकि पुनर्जागरण से पहले समाज अच्छा खासा डेवलप था, बीच में क्या हुआ, एक अंधकार युग, चर्च का प्रभुत्व हुआ और चर्च ने सब विज्ञान को दबा दिया। ऐसे में क्या हुआ कि सारी चीजें दब गई और कोई भी चीज उतनी ज्यादा परफेक्ट आई नहीं। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों कि फिर से जो है अंधकार युग के बाद में दोबारा से जन्म हुआ विचारों का, नए नए विचार आने लगे। आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो अंधकार युग का समाप्त हुआ, आधुनिक युग की शुरुआत हुई। इसी आधुनिक युग की शुरुआत को पुनर्जागरण का समय कहा जाता है। इसमें तर्क, पुनर्जागरण में तर्क, विज्ञान, कला और मानववाद यानी ह्यूमनिज्म को महत्व दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में इसने धर्म और चर्च के प्रभाव को कम कर दिया और राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट्स के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मैकियावेली को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, राजनीतिक शिशु भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि उनके विचारों पर इस आंदोलन की गहरी छाप पड़ी थी। मैकियावेली की बात की द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखते हैं, बड़े फेमस है, आधुनिक के शिशु कहे जाते हैं मैकियावेली। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन से कारक हैं उत्तरदायी जो कि आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के विकास के लिए जरूरी है? ऐसे समझते हैं।
आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के उदय के लिए कई महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार थे। पहला कारण था आधुनिक विचारधारा जो उदय हुई, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जो चलाए गए, इसने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और व्यक्तिवादी सोच को बढ़ावा दिया। जहां पर चर्च सोचता था केवल पादरी ही कोई चीज बताते थे, अब जो है जनता अपने विचारों को रख सकती थी और जनता के विचार में जो चीजें होती थी वो विज्ञान और तर्क के हिसाब से लोग करते थे। विज्ञान का उदय हुआ, वैज्ञानिक खोजों ने तार्किक सोच पैदा की, जिससे दैवीय अधिकारों के बजाय वैज्ञानिक राजनीति की शुरुआत शुरू हो जाती है। यह भी एक फैक्टर रहा आधुनिक युग आने का। तीसरा है व्यापारिक क्रांति हुई, इससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसने निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ अधिकारों की मांग करी। ठीक है, और इसके अलावा मैकियावेली का लेखन। मैकियावेली जो था राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करने के उनके विचार ने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की नींव रखी। राजनीति को धर्म से अलग करने का प्रयास किया मैकियावेली ने। आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है इसको, क्योंकि इसने बड़ा काम किया आधुनिकता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 10वां नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों, सिमोन डी बोवियर एक नारीवादी विचारिका है, उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, सिमोन डी बोवियर जो है एक फेमिनिस्ट है। बिल्कुल, सिमोन डी बोवियर 20वीं शताब्दी की एक महान फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और अस्तित्ववादी विचारिका थी। उनकी पुस्तक का नाम है द सेकेंड सेक्स। 1949 में पुस्तक प्रकाशित हुई। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है। नारीवाद की आधारशिला मानी जाती है द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक, जो कि बड़ी फेमस है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन रहा है सिमोन डे बोवियर का, क्या स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसको बनाया जाता है। बनाई, समाज के द्वारा ऐसी चीजें बताई जाती हैं, बचपन से तुम लड़की हो ये कर सकती हो, तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती हो, ऐसा तमाम प्रकार के नियम कायदे उस पर थोपे जाते हैं। तो यही चीज वो बताती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ है कि समाज ही लड़की को खास तरह के व्यवहार और भूमिकाओं में ढाल करके उसे दोयम दर्जे का नागरिक बना देता है। ठीक है, उसको यही बताया जाता है बचपन से कि तुम लड़की हो, इसी वजह से चीजें होती हैं। उन्होंने जैविक बनावट के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक बेड़ियों को महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि जैविक बनावट की वजह से पीछे महिलाएं नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बेड़ियां उनकी मतलब पैरों में जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनको बार बार बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ऐसा है वैसा है, इस वजह से वो पीछे है आज। ये सिमोन डी बोवियर ने कहा। ठीक है, आप देखेंगे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों को बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो लगातार हम चर्चा करने का प्रयास ही कर रहे हैं और ऐसे ही चर्चा हम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपको दोस्तों, देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, स्वतंत्रता पर माइकल ऑक्सफोर्ड के विचार स्पष्ट कीजिए। फटाफट से कुछ कमेंट करके बताओ, तब तक कुछ कमेंट करके बताओ। ठीक है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चले, तो माइकल ऑक्सफोर्ड की अगर बात की जाए, माइकल ऑक्सफोर्ड का जो विचार रहा है स्वतंत्रता पर, लिबर्टी पर, ठीक है, उसको समझते। 20वीं सदी के एक प्रमुख रूढ़िवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार बहुत ही व्यवहारिक और परंपरावादी है। ठीक है, मुख्य विचार की अगर बात की स्वतंत्रता को लेकर के, तो कई सारे विचार दिए हैं इन्होंने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले, पहला विचार जो रहा स्वतंत्रता पर माइकल ऑक्सफोर्ड का, स्वतंत्रता एक अभ्यास के रूप में उन्होंने बताया। माइकल ऑक्सफोर्ड ने के अनुसार स्वतंत्रता कोई अमूर्त अधिकार नहीं है। अमूर्त माने क्या होता है? अमूर्त माने ऐसा जो दिखाई ना पड़े। ठीक है, मूर्त माने जो दिखाई पड़े, जिसको आप छू सके वो मूर्त होता है, जिसको आप दिखाई ना पड़े, जिसको मतलब जो दिखाई ना पड़े, जिसको आप छू ना सके, वो अमूर्त होता है। तो इन्होंने कहा माइकल ऑक्सफोर्ड ने कि स्वतंत्रता कोई अमूर्त अधिकार नहीं है जिसे कागजों पर लिखा जा सके, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। यह समाज की परंपराओं और आदतों में रची बसी है। यानी कि ये समाज की परंपराओं में आदतों में रची बसी है। कौन? स्वतंत्रता जो होती सब जानते हैं। ठीक है, ये कोई कागजों पर लिखा जा सके ऐसा कोई अधिकार नहीं है ये। ठीक है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका होता है स्वतंत्रता, ऐसा माइकल ऑक्सफोर्ड ने बताया। दूसरी बात है, अमूर्त अधिकारों का विरोध किया। उन्होंने उन विचारधाराओं की आलोचना करी जो स्वतंत्रता को केवल अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं।
ठीक है। उनका मानना था कि असली स्वतंत्रता कानून की किताबों में नहीं छिपा होता, बल्कि समाज के रोजमर्रा के व्यवहार में ही आप देखते हैं वो लगातार लोग स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट, सीमित सरकार। ऑक्सफोर्ड का तर्क था कि सरकार का काम लोगों को यह बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, बल्कि केवल उन नियमों को बनाए रखना है जिनसे समाज में शांति बनी रहे। अगर समाज में शांति बनी रहेगी, उन नियमों का पालन सरकार करेगी तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, विवेक बनाम परंपरा, ये भी इसके विशेषता के अंतर्गत बताया उन्होंने। उन्होंने तर्कवाद का विरोध किया और कहा कि स्वतंत्रता को किसी नए सामाजिक डिजाइन के जरिए नहीं थोपा जा सकता, यह धीरे धीरे इतिहास और परंपरा के मतलब से विकसित होगी। ऐसे डायरेक्टली किसी को थोपा जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। समाज में किसी बदलाव के लिए आराम से धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना होगा, ऐसा माइकल ऑक्सफोर्ड का विचार रहा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी बाहरी अनावश्यक हस्तक्षेप के अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जीना। अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जीना ही स्वतंत्रता होती है, कोई दबाव कोई प्रेशर में नहीं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है जॉन रॉल्स के सिद्धांत। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस, अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक में जॉन रॉल्स साहब ने कहा समकालीन राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। न्याय के प्रमुख आधार जो बताए जॉन रॉल्स ने, उसमें कई सारे तर्क है। पहला, अज्ञानता का पर्दा। जॉन रॉल्स एक काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं जहां किसी को यह नहीं पता कि समाज में उनका या उसका स्थान, उसका जाति या उसका आर्थिक स्थिति क्या होगी। इस स्थिति में लोग जो नियम बनाएंगे वे सबसे न्यायपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अज्ञानता का पर्दा यह है। दूसरी बात है न्याय के दो नियम। न्याय के दो नियम, दो मूल नियम बताए इन्होंने। पहला, समान स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना दूसरों को उपलब्ध है, यानी कि हमेशा हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार मिले जो सभी को यानी कि बराबर न्याय मिले। दूसरी बात, अवसर की समानता और अंतर का सिद्धांत। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त व्यक्ति के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो, यानी कि सबसे जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो सबसे कम समाज में जो है डेवलप है, उसके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा जब कोई नियम आप बनाए और वह नियम उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा हो जो सबसे पिछड़े तबके का, सबसे पिछड़ा व्यक्ति है वास्तव तौर पर। ठीक है, वो चीज। तीसरी बात, निष्पक्षता के रूप में न्याय। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत योग्यता से ज्यादा निष्पक्षता यानी फेयरनेस पर जोर देता है। योग्यता के आधार पर न्याय की बात कम करता है, जबकि निष्पक्षता यानी कि न्याय मिले तो सभी को हिसाब से मिले, सबको बराबर मिले, सबको निष्पक्ष, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स का यह सिद्धांत ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां संसाधनों का वितरण इस तरह से हो कि गरीबों और वंचितों का कल्याण सुनिश्चित हो। ठीक है, गरीबों और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो सताए हुए व्यक्ति हैं, उनका जो है चीज आगे बढ़े वो लोग। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिमोन डी बोवियर की पुस्तक द सेकंड सेक्स का विषय वस्तु बताएं। द सेकंड सेक्स पुस्तक में क्या लिखा हुआ है सिमोन डी बोवियर ने, समझते हैं। सिमोन डी बोवियर द्वारा 1949 में रचित पुस्तक द सेकंड सेक्स, ये एक प्रकार से नारीवादी साहित्य की सबसे प्रभावशाली रचना मानी जाती है। ठीक है, विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं की अगर बात की जाए तो विषय वस्तु के कई सारे मुख्य बिंदु हैं। इसके पहला, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, सिमोन डी बोवियर महिला विचारिका है। यह पुस्तक का केंद्रीय विचार है कि पैदा नहीं होती स्त्री बल्कि ये बनाई जाती है समाज के नियमों के द्वारा। बोवियर तर्क देती हैं कि स्त्रीत्व एक जैविक नियति नहीं है बल्कि समाज के द्वारा थोपा गया एक सांस्कृतिक ढांचा होता है। बस केवल जैविक यानी कि शरीर महिला का है इसलिए वो ऐसा काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो समाज के द्वारा बताया जाता है कि तुम महिला हो, तुमको यही चीज करनी है, ऐसा ही रहना है, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरी बात इसमें अन्य की अवधारणा, द अदर की अवधारणा। बोवियर ने बताया कि पुरुष स्वयं को कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मानक मानता है कि हम ही सब कुछ है, और स्त्री को केवल वो ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करता है।
स्त्री की पहचान हमेशा पुरुष के संदर्भ में ही की जाती है। आप देखेंगे कि जैसे फलाने की बहन है, फलाने की मेहरारू है, फलाने का बिटिया है, फलाने की जो है मम्मी है, ऐसे। तो ये एक प्रकार से जैसे किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ के रूप में इसको देखा जाता है। उसकी खुद की या स्वतः की कोई पहचान इस तरह की नहीं होती है। इसके जो है विरोध में रहती हैं सिमोन डी वेबर। तीसरी बात है ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण। उन्होंने इतिहास, जीव विज्ञान और पौराणिक कथाओं का विश्लेषण करके दिखाया कि कैसे हर युग में आप देखेंगे महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया है। ठीक है। स्वतंत्रता की मांग की बात भी इन्होंने करी। ठीक है। तो सिमोन डी बोवायर की जो पुस्तक है द सेकंड सेक्स, स्वतंत्रता की मांग भी उसमें दिखाई पड़ती है। पुस्तक अंत में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और अपनी खुद मतलब पहचान खुद चुनने की स्वतंत्रता पर भी जोर देती, ताकि महिलाओं का अपना खुद का पहचान हो, किसी पुरुष के सहारे महिला जो है वो ना पहचानी जा सके, ऐसा सिमोन डी बोवायर का मानना था। निष्कर्षता कह सकते हैं कि यह पुस्तक महिलाओं को अपनी अन्य वाली छवि को तोड़ करके एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में उभरने की प्रेरणा देती है। यानी इसमें एक प्रकार से द सेकंड सेक्स मतलब कि इसको हमेशा दोयम दर्जे का, दूसरा यानी ऑब्जेक्ट मान करके स्त्री को रखा गया। इसको कभी हमेशा पुरुषों के द्वारा ही पहचानवाया गया। ठीक, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की, ये तरीके से इसी पुस्तक में इस तरीके की बातें बताई। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है, हन्ना आरेंट के क्रांति संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए। हन्ना आरेंट भी महिलावादी विचारिका हैं। 20वीं शताब्दी की एक प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिक थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन, इनकी एक पुस्तक का क्या नाम है, ऑन रिवॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन है, हन्ना आरेंट, एक नई और एक मौलिक व्याख्या प्रस्तुत करी इन्होंने। ठीक है। मुख्य विचार जो रहे हन्ना आरेंट के उसको समझते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ सबसे पहली बात बताइए। आरेंट के अनुसार क्रांति का असली उद्देश्य केवल शासन बदलना नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता की स्थापना करना होता है। अगर स्वतंत्रता यानी फाउंडिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्थापना हो गई, इसका मतलब यह है कि आप जो है क्रांति आपकी सफल हो गई है। ठीक है। दूसरी बात, राजनीतिक बनाम सामाजिक प्रश्न। उन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना करते हुए कहा कि फ्रांसीसी क्रांति इसलिए भटक गई क्योंकि वह गरीबी और भूख जैसे सामाजिक प्रश्नों में उलझ गई थी। उनके अनुसार क्रांति सफल तब होती है जब वह राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, तब वो सफल होगी, वो वैसे नहीं सफल होगी। तीसरी बात, सार्वजनिक क्षेत्र। हन्ना आरेंट का मानना था कि क्रांति का अर्थ लोगों का अपने घरों से बाहर निकल करके सार्वजनिक मामलों में चर्चा करना और निर्णय लेना है। यानी केवल अपने बारों में निजी निर्णय को छोड़ करके सार्वजनिक निर्णय लेने में भी जनता घरों से बाहर निकलती है। इसका मतलब वो स्वतंत्र हो चुकी है या क्रांति सफल हो गई है। चौथी बात, नई शुरुआत। उनके लिए क्रांति का अर्थ इतिहास में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करने की मानवीय क्षमता है। क्रांति तभी सफल है जब एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, इतिहास में एक नई शुरुआत हो, वही क्रांति तभी सफल मानी जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हन्ना आरेंट के लिए क्रांति केवल हिंसा या सत्ता का परिवर्तन करना नहीं होता कि एक राजा को उठाया दूसरे को बैठा दिया, नहीं, ना ही मारपीट करना क्रांति का मतलब, बल्कि नागरिकों के द्वारा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हिस्सा लिया जाए। ये नागरिक, जो देश के नागरिक हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्रों में पब्लिक के कामकाज में जो है खुल करके जो है आए सामने, एक नया राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट प्रथम नारीवादी विचारिका है। यह कथन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट प्रथम नारीवादी है विचारिका, विवेचना कीजिए। देखिए, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट को आधुनिक नारीवाद की जननी माना जाता है। उन्होंने 1792 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये पुस्तक लिखी किसने, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। 1772 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, लिखी गई। महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत करती है ये पुस्तक, और इस पुस्तक के माध्यम से मेरी यानी वोलस्टोनक्राफ्ट भी करती है। नारीवाद के लिए बड़ा तर्क दिया आपने। पहला तर्क इन्होंने दिया तर्क और विवेक। वोलस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया कि यदि
विवेक और तर्क मनुष्य के लक्षण हैं, तो महिलाओं के पास भी ये समान रूप से मौजूद हैं। उन्हें केवल भावनाओं का पुतला समझना गलत बात है। दूसरी बात, शिक्षा का अधिकार। उन्होंने माना कि महिलाओं का पिछड़ापन उनकी जन्मजात कमी नहीं बल्कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की मांग करी ताकि महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो आगे बढ़ सकेंगी। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि स्वतंत्र व्यक्तित्व। उन्होंने समाज की उस सोच को चुनौती दी जिसमें महिलाओं को केवल पुरुषों को खुश करने का साधन माना जाता है कि महिलाएं बस इसीलिए बनी है ताकि वो पुरुषों को सुख दे सके, पुरुषों को खुश कर सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में विकसित होना चाहिए, ऐसा महिलाओं को लेकर के मैरी का मानना था। आर्थिक स्वावलंबन की बात भी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट करती। उन्होंने वकालत करी कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रह करके विभिन्न व्यवसायों और राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए, कि जो काम पुरुष करते हैं वो काम महिलाएं भी करना शुरू कर देंगी। महिलाओं का जो एक प्रकार से स्थिति है, सिचुएशन है, वो धीरे धीरे करके आगे जरूर बढ़ेगा। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की अगर बात की तो ये इस तरीके की विचारिका है जिन्होंने महिलाओं को लेकर के काफी काम किया, पहली नारीवादी विचारिका मानी जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने उस समय महिलाओं के अधिकारों की बात करी जब उन्हें नागरिक भी नहीं समझा जाता था, यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तब जो है महिलाओं को लेकर के ऐसा मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने विचार दिए। उस समय सोचो जब महिलाओं को एक नागरिक भी नहीं माना जाता था, उस समय एक महिला ऐसे विचारों को रखती, इसका मतलब कि इसके अंदर कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रही होगी। इसलिए उन्हें प्रथम महान नारीवादी विचारक या विचारिका माना जाता है। किसको? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को। ठीक है, आगे देखते 7वां नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। 7वां क्वेश्चन से, राज्य का अस्तित्व अक्षय जीवन के लिए है और केवल जीवित रहने के लिए नहीं। या राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए है, केवल जीवित रहने के लिए, अस्तित्व के लिए नहीं, सदजीवन के लिए है, केवल अस्तित्व के लिए नहीं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा अरस्तु ने कहा था। यह अरस्तु का ही कथन है। अरस्तु जो कि पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के जनक है। अरस्तु का ही एक कथन है कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए है, केवल जीवित रहने के लिए नहीं। ऐसा अरस्तु का एक कथन है, बड़ा फेमस है। इसकी व्याख्या करनी है, बताना है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य की प्रकृति और उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए यह प्रसिद्ध कथन कहा कि यह उनके राजनीतिक दर्शन का मूल मंत्र रहा है। कथन की व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। राज्य का उद्भव। अरस्तु का मानना है कि राज्य का जन्म जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं, खास करके सुरक्षा लोगों की और भोजन मिल जाए, सुरक्षा और भोजन मिल जाए, तो ये न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको पूरा करने के लिए राज्य का उदय हुआ था। ऐसा अरस्तु कहते हैं कि राज्य का उदय इसलिए हुआ ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जा सके और उनको भोजन भी मिल सके। लेकिन यह केवल सुरक्षा देने वाली संस्था नहीं है। राज्य केवल सुरक्षा देने वाली संस्था नहीं है, ऐसा अरस्तु ने कहा। दूसरी बात, राज्य का लक्ष्य क्या है? गुड लाइफ। राज्य का वास्तविक उद्देश्य है नागरिकों को सदाचारी बनाना, नैतिक बनाना, मोरल बनाना। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में बताना। अच्छा जीवन वह है जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके, यानी जिसके पास जितना कैपेसिटी है उसका विकास और कर सके, वो धीरे धीरे करके अपने कैपेसिटी को डेवलप भी कर सके, विवेकपूर्ण जीवन जी सके, वही सदजीवन होता है। तो राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि सदजीवन के लिए है। अरस्तु का ये कथन भी बड़ा फेमस है। तीसरी बात, एक नैतिक संगठन। अरस्तु के लिए राज्य जो है एक सर्वोच्च समुदाय है जो व्यक्ति को पशुओं के स्तर से ऊपर उठा करके एक राजनीतिक प्राणी मानता है। तो मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, अरस्तु ने कहा। ये बात कोई गलत नहीं है। ये केवल पशु, मनुष्य के पशु नहीं है बल्कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है, राजनीतिक प्राणी है। यानी कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, मैन मतलब कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। चौथी बात, कानून और न्याय। राज्य कानूनों के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करता है, कानून बनाता है ताकि न्याय हो सके। अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है, तो जो अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना राज्य और बिना कानून के मनुष्य सबसे
हिंसक प्राणी बन जाता है। अगर अगर अभी कानून का डर ना हो तो बहुत चोरी चकारी बढ़ जाएगी, हिंसा बढ़ जाएगी। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अरस्तू के अनुसार राज्य एक ऐसी कार्यशाला है दोस्तों, जहां मनुष्य को एक बेहतर और श्रेष्ठ नागरिक बनने का अवसर मिलता है। ठीक है, क्या बनने का? बेहतर और श्रेष्ठ नागरिक बनने का अवसर प्राप्त होता है। कहां से? राज्य से, राज्य रूपी कार्यशाला से व्यक्ति एक जबरदस्त व्यक्तित्व लेकर के निकलता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न, रोजा लग्जमबर्ग के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, यानी क्रिटिकल एवोल्यूशन आपको करना है किसका? लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों का। किसके? रोजा लग्जमबर्ग के। रोजा लग्जमबर्ग की अगर बात की जाए तो एक प्रखर मार्क्सवादी विचारक और क्रांतिकारी थी ये, महिला थी रोजा लग्जमबर्ग। ठीक है, तो क्या थी ये? एक प्रखर मार्क्सवादी, मार्क्सवाद की जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा, कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलने वाली, तो मार्क्सवादी विचारक और क्रांतिकारी थी। उन्होंने समाजवाद को लोकतंत्र के साथ जोड़ करके, यानी समाजवाद को, सोशलिज्म को इन्होंने डेमोक्रेसी के साथ जोड़ दिया और एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उनके विचार मुख्य रूप से सोवियत संघ यानी रूस के लेनिनवाद मॉडल की आलोचना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर आधारित है। ठीक है, इस पर आधारित है। किसके विचार? रोजा लग्जमबर्ग के विचार मुख्य रूप से सोवियत संघ यानी कि जो रूस है, रूस में तमाम सारे पहले छोटे छोटे देश शामिल थे, अब तो अलग हो गए हैं, लेकिन पहले साथ तो सोवियत संघ के लेनिनवाद जो विचारधारा है, लेनिनवाद का जो मॉडल था, उसके आलोचना में थी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर आधारित रहा इनका विचार। रोजा लग्जमबर्ग का मुख्य विचार जो रोजा लग्जमबर्ग का रहा वो क्या रहा, समझते हैं इसको भी। पहला विचार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात। ठीक है, रोजा का प्रसिद्ध कथन था, स्वतंत्रता हमेशा केवल उनके लिए होती है जो अलग सोचते हैं। जो अलग सोचते हैं उनके लिए स्वतंत्रता ही होती है, बाकी नहीं होती। स्वतंत्रता हमेशा केवल उनके लिए होती है जो अलग सोचते हैं, रोजा लग्जमबर्ग कहती है। अच्छा, इनका मानना था कि समाजवाद जो होता है, समाजवाद बिना लोकतंत्र के तानाशाह बन जाता है। ये कथन भी नहीं कहा है रोजा लग्जमबर्ग का, क्या? कि समाजवाद बिना लोकतंत्र के तानाशाह बन जाता है। अगर लोकतंत्र में समाजवाद नहीं है, लोकतंत्र तानाशाह हो जाएगा। बिल्कुल सही बात भी कहा। वे प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने के अधिकार को समाजवाद के लिए अनिवार्य मानती थी। प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में जो बात कही गई है वो प्रेस की स्वतंत्रता ही, यानी बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये किया तो क्यों किया, ये चीजें जो है, और सभा करने की, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में 19 में ही दी गई है। कहीं पर आप सभा कर सकते हैं, कहीं पर आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार। तो प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने के अधिकार को समाजवाद के लिए अनिवार्य मानती हैं रोजा लग्जमबर्ग। दूसरी बात, सर्वहारा का अधिनायकवाद। उन्होंने लेनिन की इस बात की आलोचना की कि सत्ता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में नहीं होनी चाहिए। तब कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होनी चाहिए, सत्ता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होनी चाहिए। उनके अनुसार क्रांति का नेतृत्व पूरी जनता के हाथ में होना चाहिए, ना कि केवल कुछ नेताओं के हाथ में होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जिसमें जनता सभी बराबर हो। तीसरी बात, पूंजीवाद का विरोध। वे मानती थी कि पूंजीवाद अपनी प्रकृति से ही साम्राज्यवादी है और यह मजदूरों का शोषण करता है। पूंजीवाद, इसे केवल एक सामूहिक और लोकतांत्रिक क्रांति के जरिए ही बदला जा सकता है। पूंजीवादी विचारधारा, जैसे अमेरिका देश जो है पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है और रूस जो है वो समाजवादी पर है। पूंजीवाद क्या होता है? जहां पर उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर पूरा अधिकार किसी निजी व्यक्ति का हो, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो। जैसे कि मान लेते हैं भारत में जैसे कोई सेक्टर है रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस के मालिक कौन है? अंबानी साहब हैं। अब अंबानी की संस्था रिलायंस है वो प्राइवेट है, लेकिन सरकारी क्या है उसी में? सरकारी अपने यहाँ पर बीएसएनएल, तो बीएसएनएल सरकारी है, रिलायंस जो है आपका या जियो जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, अपने यहाँ पर पूंजीवादी क्या है? रिलायंस है। समाजवादी क्या है? बीएसएनएल है। ठीक है, एक गाना चला होगा बहुत पहले कि बीजी बतावे बीएसएनएल के फोनवा, बलम जी लैला लैला वोडाफोनवा। तो वोडाफोन क्या था उस समय? वोडाफोन प्राइवेट संस्था आई थी। सरकारी काम थोड़ा ढीला ढाला होता है, प्राइवेट काम थोड़ा लाभ कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
प्राइवेट काम जैसे कि कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट स्कूल पूंजीवादी व्यवस्था का द्योतक है और सरकारी स्कूल समाजवादी व्यवस्था का द्योतक है। भारत में चूंकि प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, सरकारी स्कूल भी मिलेंगे, समझ रहे हैं, यानी भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। लेकिन वहीं पर अमेरिका पूंजीवादी की तरफ है और रूस जो है वो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये हमेशा रोजा लग्जमबर्ग जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ थी और ये समाजवाद का समर्थन करती हैं। इनका मानना था कि पूंजीवाद अपनी प्रकृति से ही साम्राज्यवादी है और यह मजदूरों का शोषण करता है। इसके केवल सामूहिक और लोकतांत्रिक क्रांति के जरिए ही पूंजीवाद को खत्म किया जा सकता है और समाजवाद को खड़ा किया जा सकता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन देखिए। सकारात्मक पक्ष, रोजा ने समाजवाद के मानवीय और लोकतांत्रिक चेहरे को सामने रखा। उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि लोकतंत्र नहीं रहा तो क्रांति का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अगर लोकतंत्र नहीं रहा, डेमोक्रेसी नहीं रही, तो क्रांति का कोई मतलब या क्रांति का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। दूसरा इनका निगेटिव पक्ष जो था वो ये था, आलोचकों का मानना है कि रोजा के विचार बहुत आदर्शवादी थे। युद्ध और अशांति के समय में उनके द्वारा सुझाया गया अत्यधिक लोकतंत्र क्रांति को कमजोर कर सकता था। लेनिन समर्थकों ने उनके विचारों को अव्यवहारिक माना। ठीक है, जो लेनिनवाद थे, इनके विरोध में इनका विचार आया था, वो लोग इनके विचारों को अव्यवहारिक मानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रोजा लग्जमबर्ग एक ऐसी विचारक थी या विचारिका थी जिन्होंने साम्यवाद के भीतर रहते हुए भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का झंडा बुलंद रखा। ठीक है, ये थी रोजा लग्जमबर्ग। अब आते हैं जे.एस. मिल साहब पर, बड़े अच्छे विद्वान। जे.एस. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जेम्स मिल के लड़के हैं ये, यानी कि जेम्स मिल के पुत्र थे। शिष्य थे जर्मी बेंथम के। जर्मी बेंथम वह व्यक्ति था जो कि सुखवाद की अवधारणा की बात का अधिकतम व्यक्तियों, मतलब अधिकतम जो है लाभ प्राप्त का, अधिकतम सुख की बात करता है। क्या नाम है, जर्मी बेंथम अधिकतम लाभ की बात करता, अधिकतम सुख की बात। उन्हीं के शिष्य थे जे.एस. मिल। स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत समझाइए इनका, जे.एस. मिल का परिचय लिखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल, जेम्स मिल के पुत्र, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुजारी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का क्या नाम है, ऑन लिबर्टी। लिबर्टी माने स्वतंत्रता ही होता है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, लिखा किसने है, जॉन स्टुअर्ट मिल। कब, 1859 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कह सकते हैं ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक को। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है यह पुस्तक। तो स्वतंत्रता पर काफी अच्छा विचार दिया है। स्वतंत्रता के दो मुख्य भाग बताए हैं मिल ने स्वतंत्रता के मुख्य रूप से दो श्रेणियों में जो है बांटा है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का मानना था दोस्तों कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। क्या मिल मानते थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए, उसको कोई दबाव नहीं देना चाहिए, चाहे उसका विचार पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन वो विचार देने की योग्य तब भी है। उन्होंने कहा कि यदि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ है, तभी भी दुनिया को उस एक व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। एक ही व्यक्ति पूरे समाज के खिलाफ चला जाए तो भी आपको उस व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं। क्या कहते हैं, यदि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ हो जाए, तब भी दुनिया को उस एक व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल इस बात पर पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वह अकेला व्यक्ति ही सच बोल रहा हो और पूरे गांव वाले झूठ बोल रहे हो, इसलिए बात दोनों को सुननी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे वो 100 व्यक्ति बोल रहे हो, बात सबकी सुननी चाहिए। ये बात स्वतंत्रता को लेकर के उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए। दूसरी बात है कार्य की स्वतंत्रता, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा। पहला है कार्य स्वसंबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग, वे कार्य जिनका असर केवल व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे कि खाना, पहनना, धर्म। इन कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या व्यक्ति कोई क्या खा रहा है, कोई व्यक्ति क्या पहन रहा है, कोई व्यक्ति कौन सा धर्म मान रहा है, ये इस कार्य के लिए राज्य को कोई अधिकार नहीं कि जनता को रोके, पब्लिक को रोके कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है पर संबंधी कार्य, अदर रिगार्डिंग, वे कार्य जिनका असर दूसरों पर पड़े, जैसे कि चोरी करना,
हिंसा करना, शोर मचाना, इन कार्यों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन धर्म मानने पर इस पर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास किया। यानी किन कार्यों पर, तो व्यक्ति दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो भाई जो कार्य व्यक्ति खुद, जैसे खाना, पहनना, धर्म, इन पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और लेकिन जो आपका दूसरों पर जो जिसका प्रभाव पड़ता है, जैसे चोरी करना, हिंसा करना, शोर मचाना, इस पर राज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला है आपका हानि का सिद्धांत। जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता का मूल मंत्र हानि का सिद्धांत ही है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान या हानि पहुंचाता हो। हानि का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, तब जो है उसकी स्वतंत्रता छीननी चाहिए उसको, एक प्रकार से, तभी उसकी स्वतंत्रता का हनन हो, ठीक है। स्वतंत्रता का मूल मंत्र क्या है? हानि का सिद्धांत। यानी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो या कर रहा हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मिल की स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। उसका मानना था मिल का कि समाज की प्रगति के लिए विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों जरूरी है। एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को होना जरूरी है और विविधता, जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी तो विविधता ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये दोनों चीजें जरूरी होती है, ठीक है। सुखवाद के उदाहरण भी इन दोनों से रिलेटेड है, जर्मी बेंथम और इससे। 10वां क्वेश्चन से, राज्य का आधार इच्छा नहीं वरन शक्ति है। थॉमस एल ग्रीन का यह कथन क्या कहता है, बताएं। थॉमस एल ग्रीन का यह कथन बड़ा फेमस है, ठीक है। राज्य का आधार इच्छा नहीं वरन शक्ति है, टी.एच. ग्रीन का यह कथन है। प्रसिद्ध ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक रहे हैं थॉमस एल ग्रीन। यह कथन राजनीतिक दर्शन में एक मील का पत्थर या माइलस्टोन माना जाता है। ग्रीन ने इस विचार के माध्यम से स्पष्ट किया कि राज्य केवल झंडे या बल के दम पर नहीं टिका हुआ होता, बल्कि वह जनता की सहमति और इच्छा पर आधारित होता है। कौन? देश, ठीक है। कथन की विस्तृत व्याख्या अगर करते हैं जे.एस. मिल की, तो शक्ति बनाम इच्छा। ग्रीन से पहले कई विचारक जैसे कि थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, इनका मानना था कि राज्य शक्ति का प्रतीक है और लोग दंड के डर से कानून मानते हैं। राज्य केवल शक्ति का प्रतीक है और लोग जो है दंड, यानी कि डर के भय से, दंड के डर से कि दंड हमको मिलेगा, गलत काम करेंगे, इसके लिए राज्य का कानून को मानते हैं, राज्य को मानते हैं। लेकिन ग्रीन ने कहा यदि राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता तो वह अस्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि शक्ति हमेशा नहीं रहती। डाकू की शक्ति का प्रयोग करता है, डाकू भी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन उसे राज्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो राज्य का आधार केवल शक्ति नहीं होती वरन इच्छा होती है, सहमति होती है लोगों की, जनता सहमति करके तब राज्य को बनाती है। तो राज्य का आधार इच्छा, मतलब कि शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ऐसा टी.एच. ग्रीन का जो कथन है बड़ा फेमस, मतलब अच्छा कथन है। यानी केवल और केवल दबाव, डर के बल पे राज्य नहीं चलता है, व्यक्ति इच्छा से जुड़ा होता है राज्य के साथ। सामान्य हित, कॉमन गुड। ग्रीन के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का जो विचार रहा उसका समर्थन किया, और उसके भीतर सामान्य हित होता है, उसकी चेतना होती है। लोग राज्य की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि राज्य उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और उनके विकास के लिए आवश्यक है ये बात। तो इसीलिए राज्य के लिए लोग जो है लड़ते हैं, मरते हैं, राज्य के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। इसके बाद अधिकारों का आधार। ग्रीन का मानना था कि अधिकार राज्य से पहले भी समाज में मौजूद थे, राज्य का उदय नहीं हुआ था तब भी लोगों को उनके अधिकार मिले हुए थे। राज्य का काम उन अधिकारों को कानूनी मान्यता देना होता है कि भाई किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्योंकि राज्य जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कौन? देश। इसीलिए जनता स्वेच्छा से राज्य को स्वीकार करती है, क्योंकि राज्य जो होता है वो जनता के लिए उसके अधिकार और उसके जो है स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? राज्य करता है। इसलिए राज्य के नियमों को मानता है कौन? जनता, ठीक है, डर के बदले नहीं मानता है। थॉमस एल ग्रीन अगला कहते हैं कानून का पालन। थॉमस एल ग्रीन कहते हैं कि हम ट्रैफिक नियमों या टैक्स का भुगतान केवल जुर्माने के डर से नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं, हम टैक्स देते हैं। क्यों करते हैं? हम टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यह समाज की व्यवस्था के लिए जरूरी है टैक्स देना, यही इच्छा होती है। राज्य का वास्तविक आधार यही इच्छा होती है, शक्ति नहीं। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं ग्रीन के इस विचार ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए परिस्थितियां पैदा करती है।
अतः राज्य की शक्ति का असली स्रोत जनता का विश्वास और जनता की सामूहिक इच्छा होती है, ना कि शक्ति। ठीक है, इस कथन को मैंने सिद्ध कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है। सिमोन डी विवायर का विचार क्या है, बताइए इसके बारे में। ये मैंने आपको बता ही दिया था। भूमिका फ्रांसीसी नारीवादी विचारक सिमोन डी विवायर की पुस्तक द सेकंड सेक्स, यह वाक्य नारीवाद के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी माना जाता है। इसके माध्यम से विवायर ने यह स्पष्ट किया कि स्त्री का दोयम दर्जा प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक होता है। पहली बात है जैविक बनाम सामाजिक अंतर। बोबियर का तर्क रहा कि जन्म के समय एक लड़की केवल एक जीव होती है, लेकिन समाज उसे बचपन से ही खास तरह के कपड़े पहनाता है, खास तरह के खिलौने, जैसे गुड़िया का खिलौना केवल लड़कियों को खेलने के लिए मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो खास तो बच्ची को उसी के लत लग जाती है उसी की, और व्यवहार सिखा करके उसे स्त्री के सांचे में ढाल दिया जाता है कि भाई तुम स्त्री हो, तुम यही कपड़े पहनोगी, तुम फ्राक पहनोगी, तुम लगी कुर्ती पहनोगी, तुम पैंट बूसर नहीं पहन सकती, पैंट शर्ट। ठीक है, ये सब चीजें जो होती है पहले भी बताई थी। तो कपड़े क्या पहनना, खिलौने क्या खेलना है, यहाँ तक कि किस तरीके से उठना बैठना है, सब भी परिवार वाले बताते रहते हैं। दूसरी बात, अन्य उदाहरण, समाज में पुरुष को मानक या कर्ता माना जाता है, जबकि स्त्री को उसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। पुरुष एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन स्त्री की पहचान किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की मां के रूप में ही सिमट कर रह जाती है। पालन पोषण का प्रभाव, लड़कियों को सिखाया जाता है शुरुआत से कि वे कोमल हैं, शर्मीली हैं, दूसरों की सेवा करने वाली बने, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाता है। इस प्रकार समाज एक स्त्री का निर्माण करता है जो पुरुषों के अधीन है। ठीक है, अस्तित्ववाद, बोबियर कहती हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उनकी पसंद से तय होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को उनकी जैविक बनावट यानी बायोलॉजिकल डेंसिटी की हवाला देकर कि भाई तुम्हारा जो है शरीर ऐसा है, इसलिए आपको ये पहनना है, ऐसे काम करना है, ऐसे चलना है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। निष्कर्षतः सिमोन डी विवायर का यह विचार महिलाओं को यह एहसास कराता है दोस्तों कि उनकी गुलामी और पिछड़ापन प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। यह एक सामाजिक बनावट जिसे शिक्षा, आर्थिक और स्वतंत्रता का जागरूकता के माध्यम से बदला जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रूसो के समान इच्छा है, जर्नल बिल का सिद्धांत क्या है, परीक्षण कीजिए इसका। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रूसो के समान इच्छा का सिद्धांत क्या है। देखिए रूसो, जीन जैक्स रूसो की बात किया तो समान इच्छा का सिद्धांत जो है उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद हिस्सा रहा है। इसके माध्यम से रूसो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की है। किसने? जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है, सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण की अगर बात करें, दो प्रकार की इच्छाएं रूसो ने इच्छा के दो भागों में बांटा है। पहला यथार्थ इच्छा, दूसरी है आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा क्या होती है? यह स्वार्थ पर आधारित होती है, जैसे कि केवल अपने लाभ के बारे में सोचना यथार्थ इच्छा है। आदर्श इच्छा क्या है? जिसको रियल विल कहते हैं, विवेक और समाज के कल्याण पर आधारित होती है, जो जर्नल विल होती है, रियल विल होती है, रियल विल जो होती है। समान इच्छा का निर्माण जब समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होता है तो वह समान इच्छा बनती है। यह हमेशा समाज के सामूहिक हित यानी कॉमन गुड को देखती है। कौन सी? सामान्य इच्छा। ठीक है, ये बात ध्यान है। विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यह अविभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता समान इच्छा को। यह आदेय है, इसे किसी प्रतिनिधि को सौंपा नहीं जा सकता है। यह हमेशा सही और न्यायपूर्ण होती है क्योंकि यह सबका भला चाहती है, समान इच्छा। ठीक है, समाज के सबका कल्याण चाहती है। चौथी बात है कि स्वतंत्रता और कानून। रूसो कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसका अर्थ यह कि जब हम समान इच्छा यानी कानून का पालन करते हैं तो हम वास्तव में अपनी ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा का पालन कर रहे होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। निष्कर्षतः रूसो की समान इच्छा का सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी का आधार बना, और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा भी इन्होंने ही दी है। हालांकि आलोचकों ने इसे तानाशाही का मार्ग भी मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज का महत्व इसी सिद्धांत से निकाला जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने तो 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखा गया है। कितने रुपए फीस बेटा? मात्र 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको जैसे लाइव क्लास का लिंक भी मिलता रहेगा, वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, लाइव क्लास का लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिलेगा।
₹100 फीस में। जैसे फीस जमा करेंगे, फीस जमा करने का तरीका आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको ₹100 फीस जमा कर देने हैं। ₹100 जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं तो आपको कम से कम ₹60 की पड़ती है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे, 4 सब्जेक्ट की, कम से कम आपका ₹300 खर्च हो जाता है। ये ₹300 नहीं खर्च होगा, आपका केवल ₹100 में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ तक कि को करिकुलर का भी मैं आपको दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर, चाहे आपका एमसीक्यूज वाला हो, ठीक है, चाहे आपका पेपर लिखित वाला हो, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप का, दोनों का मैं आपको पूरा विस्तार से दे दूंगा। यानी कि 5-5 प्रैक्टिस सेट, 4-4 प्रैक्टिस सेट सभी के आपको मिल जाएंगे, लिखने वाले के भी, ऑब्जेक्टिव वाले के, सारा पूरा विस्तार से बता दूंगा। एक जो है अभी जो है ऑफर ये चल रहा है दोस्तों, ऑफर ये चल रहा कि जैसे कि जो बच्चा 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करेगा, उसका ₹200 न लग करके केवल ₹150 लग जाएगा। यानी वैसे एक सेमेस्टर की फीस ₹100 है, 4th सेमेस्टर की, 5th सेमेस्टर की बाद में ₹100 ही लगेगी। लेकिन जब आप 4th एंड 5th इकट्ठा जोड़ेंगे तो आपका ₹150 में ही हो जाएगा। ये बात ध्यान, मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। तुरंत आप जुड़ जाओ, देर ना करो, व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, जुड़ जाइए। सभी विश्वविद्यालयों की चीजें रहती हैं, जो जैसे आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, नेमजे प्यारे बरेली रोहेलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो ही गया आपका। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है।